हाँ जी गाइस, मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ एंड सबसे पहले इसी को क्लोज करते हैं जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने करा था, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, तो उससे रिलेटेड जो जो क्वेश्चंस मैंने आपको दिए थे उसमें अगर कोई डाउट है तो वो डिस्कस कर लेते हैं। एक बार ज़रा खोल लेते हैं ज़रा अपने बुक में कौन कौन से क्वेश्चन, कौन से चैप्टर था बताइए। दिस इज चैप्टर नंबर 6 है। हाँ, पेज नंबर 6.18। ठीक है, पेज नंबर 6.18। हाँ जी गाइज, तो पहला क्वेश्चन था जिसके अंदर आपको मैंने बोला था इसमें लिखा हुआ है कि आइडेंटिफाई करना है पर्सनल है, रियल है या नॉमिनल है। आपके सामने आंसर्स हैं, अगर किसी में कोई डाउट है तो प्लीज़ मेरे साथ पूछो। मैंने चेक नहीं किए स्निग्धा के आंसर्स, तो हो सकता है कुछ यहाँ भी गलत हो, तो लेट मी नो अगर आपका कुछ और आंसर है और स्निग्धा का कुछ और आंसर है। इन द मीन वाइल मैं एक बार जस्ट एक रन थ्रू कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कि हाँ जो आंसर स्निग्धा ने लिखे हैं वो ठीक है या नहीं। तो पर्सनल में क्रेडिटर, कैपिटल, डेटर, रमेश, बैंक ओवरड्राफ्ट, ड्राइंग। ठीक है, एंड लैंड एंड बिल्डिंग, मोटर व्हीकल, गुडविल, इन्वेस्टमेंट, एक्साइज ड्यूटी, सैलरी, बैड डेट। एक्साइज ड्यूटी को मैं हाईलाइट कर देता हूँ, इसको भी डिस्कस करते हैं। ठीक है, उसके अलावा क्या है, सैलरी, बैड डेट्स, डेप्रिसिएशन, वेजेस, ये सब ठीक है। रिपेयर, इंटरेस्ट रिसीव, परचेज रिटर्न, फ्रेट एंड रिटर्न इनवर्ड। ठीक है, हाँ जी ईशा बताओ बेटा। सर बैंक ओवरड्राफ्ट और आपने एक बार बैंक ड्राफ्ट भी समझाया तो वो एक बार रिपीट कर देना प्लीज। एक तो बेटा कैमरा ऑन कर ले। क्या और होता है? हाँ, बैंक ड्राफ्ट अलग चीज़ सर है। नेट बैंक, ठीक नहीं है आज। अच्छा कोई बात नहीं, बैंक ड्राफ्ट अलग है, बैंक ओवरड्राफ्ट अलग है। दोनों को मिक्स मत करो बेटा। बैंक ड्राफ्ट का मतलब तो था जैसे आप चेक था, चेक की जगह बैंक से ड्राफ्ट बनवा लेते थे। ठीक है, तो जो हम उसको बैंक ड्राफ्ट या ड्राफ्ट दोनों एक ही बात है, बैंक ड्राफ्ट बोलते हैं या ड्राफ्ट बोलते हैं। उसका मतलब क्या था कि बैंक जो है वो एक तरह से चेक काट के दे रहा है, तो उसको हम ड्राफ्ट बोल रहे हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? ये ड्राफ्ट तो समझ में आया ईशा? सर हाँ, अब बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है, अगर ये मैंने नहीं समझाया तो मैं अभी आपको समझा देता हूँ। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब है कि हमने बैंक से एक्स्ट्रा पैसे निकाल लिए। यानी हमारे बैंक में थे मान लो 1 लाख रुपए, आई थिंक पहले कभी डिस्कस किया तो होगा ये। 1 लाख रुपए आपके अगर मैंने बैंक में जमा कर रखे थे तो मैं नॉर्मली कितना निकाल सकता हूँ, 1 लाख ही निकाल सकता हूँ ना। लेकिन बिजनेस में आपको बैंक कई बार ये फैसिलिटी देता है कि आपने जितने पैसे जमा करे हैं बैंक में आप उससे ज़्यादा भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि हमारे बैंक ने हमें अलाउ कर रखा है कि हम मैक्सिमम एक मान लेते हैं 50,000 रुपये और एक्स्ट्रा निकाल सकते हैं फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो मैंने 1 लाख रुपए बैंक में जमा करे हुए थे, तो मैं बैंक से 1 लाख तो निकाल ही सकता था, वो तो मैंने निकाल लिया, और मान ले मैंने 50,000 और निकाल लिए। तो अब मेरा बैंक एक तरह से ओवर ड्रॉ हो गया है, बैंक से मैंने ओवर ड्रॉ कर लिए हैं 50,000, इसीलिए इसको बोलते हैं ओवर ड्राफ्ट। ठीक है, बैंक ओवर ड्राफ्ट। क्लियर हुआ? समझ आया इसका मतलब ईशा? यस सर। ठीक है, तो हमारे लिए क्या है, ये एक तरह यस। से बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी बन गई बेटा, कि हमें अब बैंक को इतना पे करना है। अगर हमने बैंक में 1 लाख जमा कर रखे थे तो वो हमारा एसेट था कि हमें बैंक से 1 लाख वापस मिलने हैं। अगर मैंने उससे एक्स्ट्रा विड्रॉ कर लिए तो एक वो हमारे लिए लाइबिलिटी हो गई कि हमें अब बैंक को 50,000 पे करना है। क्लियर हुआ? कोई डाउट इसमें? अब बैंक कोई ऐसे ही थोड़ी ना दे देता है ये फैसिलिटी, तो बैंक ऑब्वियसली अपना सेफ गार्ड करने के लिए कोई एसेट वगैरह मॉर्गेज करता है। मॉर्गेज समझते हो, यानी गिरवी रखता है। तो ऐसे ही 50,000 रुपए ऐसे थोड़ी ना दे देगा, कल को तुम तो लेके भाग जाओगे। हैं, दिमाग में आ रहा होगा कई लोगों के, ये तो अच्छा ऑप्शन है यार, हाँ भाग जाओ लेके। नहीं, ऐसे नहीं होता। वो 50,000 ऐसे नहीं दे देगा, तो अगेंस्ट उसके नॉर्मली क्या करेगा, आपकी कोई एफडी वगैरह होगी या कोई और एसेट होगा, वो गिरवी रख लेगा कि कल को अगर तुमने पैसे वापस नहीं किए तो मेरे पास ये सेफ गार्ड है। क्लियर है ईशा? और कोई डाउट? हाँ सर, थैंक यू। ओके, अच्छा अब आते हैं एक्साइज ड्यूटी पे। वैसे तो अब क्या है, आपको अगर आइडिया हो तो एक आपका टैक्स आ गया है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसको हम शॉर्ट में क्या कहते हैं बेटा, जीएसटी। तो जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं वो सारे के सारे इस जीएसटी में आपके मर्ज हो रहे हैं। ठीक है, एक्सेप्ट कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी अभी तक मर्ज नहीं हुआ था। उसके अलावा जितने भी और टैक्सेस थे, इनडायरेक्ट टैक्सेस, वो सारे इसमें मर्ज हो रहे थे। जैसे गुड्स से रिलेटेड क्या टैक्सेस होते थे, एक एक्साइज ड्यूटी, अगेन डिटेल में बताऊंगा बाद में, एक एक्साइज ड्यूटी। उसके बाद आपका सेल टैक्स होते थे। सेल टैक्स दो तरह के होते थे, लोकल सेल टैक्स और सेंट्रल सेल टैक्स, जिसको हम वैट भी बोलते थे। लोकल सेल टैक्स का नाम आगे जाके चेंज हो गया था, इसको वैट बोलते थे, वैल्यू एडिड टैक्स। ठीक है, तो ये कई सारे टैक्सेस मर्ज होकर अब सिंगल टैक्स बन गया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो एक्साइज ड्यूटी आज की डेट पे हमारे लिए वैलिड नहीं है।
तो इसीलिए मैंने इसको हाईलाइट किया था कि नॉर्मली तो अगर हम बात करें एक्साइज ड्यूटी पहले जरूरत पड़ती थी, आज की डेट पे तो ये क्या हो गया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स में मर्ज हो गया। क्लियर? हाँ, कुछ हो सकता है कुछ एक आध जगहों पे अभी भी एक्साइज ड्यूटी लग रही हो, वो मेरे नॉलेज में नहीं है बिकॉज मैं अभी टैक्स के डिटेल में मैंने देखा नहीं है। अगर किसी एक आधा चीज़ पे कहीं पे किसी चीज़ पे लग रही होगी जिसको अभी गुड्स एंड सर्विस टैक्स में मर्ज नहीं किया है, तो फिर वहाँ एक्साइज ड्यूटी के रूल्स फॉलो होंगे। नॉर्मली एक्साइज ड्यूटी का क्रेडिट आप क्लेम नहीं कर पाते, इसीलिए ये एक खर्चा माना जाता है, इसीलिए कॉस्ट में ऐड हो जाता है। ठीक है, तो हम इसलिए यहाँ क्या लेके चल रहे हैं, नॉमिनल, यानी कि एक्सपेंस मान के चल रहे हैं इसको। ठीक है, समझ आई बात? लेकिन गुड्स एंड सर्विस टैक्स को हम एक्सपेंस नहीं मानेंगे, वो आगे जाके मैं सिखाऊंगा, या तो लाइबिलिटी होगी या एसेट होगा। ऐसा क्यों है, वो लॉजिक सीखेंगे आगे जाके, क्योंकि यहाँ पे क्रेडिट नहीं मिल रहा है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स में क्रेडिट मिलता है। ठीक है, इसीलिए वो एक्सपेंस नहीं होता, वो हमारे लिए एसेट बनता है। हमने अगर कोई गुड्स एंड सर्विस टैक्स पे किया तो वो हमारे लिए एसेट है, और अगर किसी से कलेक्ट किया तो लाइबिलिटी है। ठीक है, आगे जाके सीखेंगे, अभी पूरा सीखेंगे, चिंता मत करो। सब ऊपर से जा रहा होगा, बाउंसर आ रहा होगा कि ये गुड्स एंड सर्विस, पता नहीं क्या बोले जा रहे सर है। मैं सिर्फ इतना समझ, ये पॉइंट इसलिए हाईलाइट कर रहा हूँ क्योंकि एक्साइज ड्यूटी अभी आपको यहाँ दिख रही है, ये भी एक तरह का टैक्स है। ये गुड्स मैन्युफैक्चर करने पे लगता है कि आप कोई गुड्स मैन्युफैक्चर करते हो तो सरकार ये एक्साइज ड्यूटी लगती है, ये भी एक तरह का टैक्स है। लेकिन ये खर्चा है क्योंकि इसके अगेंस्ट कोई क्रेडिट नहीं मिलता, इसका फायदा हम फ्यूचर में कहीं और सरकार से एडजस्ट नहीं कर सकते, लेकिन जीएसटी के केस में कर सकते हैं। इसलिए जीएसटी एक्सपेंस नहीं है, ये याद रखना, बस इतना पॉइंट याद रखना, जीएसटी खर्चा नहीं है, एक्साइज ड्यूटी आपका खर्चा है। ठीक है, क्लियर? चल सकता हूँ आगे? ओके। और कोई डाउट, किसी और को कोई किसी आइटम में डाउट हो कि ये कैसे, ऐसा क्यों, ये ऐसा क्यों है? मैंने चेक कर लिए, सही लिखे हुए स्निग्धा ने सारे। किसी को कोई डाउट? चल सकते हैं आगे फर्स्ट क्वेश्चन से। चलो, हाँ जी, सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। सेकंड क्वेश्चन में क्या था, सेकंड भी यही था क्या? इसको किस में करना है, एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंस और रेवेन्यू। तो गाइस जरा चेक करके बताओ अगर किसी को कोई डाउट है किसी पर्टिकुलर आइटम में। मैं मोटा मोटा चेक कर रहा हूँ, लैंड, इन्वेस्टमेंट, बिल्डिंग, डेटर, मोटर व्हीकल, गुडविल, बिल्कुल ठीक है, ये सारे एसेट्स हैं। सैलरी, बैड डेट, डेप्रिसिएशन, फ्रेट, रिपेयर और वेजेस, ये सारे के सारे आपके एक्सपेंस हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट अभी अभी मैंने समझाया आपके लिए, लायबिलिटी है, आपने बैंक से ओवरड्रॉ कर लिया है, ज़्यादा पैसे निकाल लिए, तो अब आपको बैंक को वापस करने हैं, तो आज की डेट पे यू हैव एन ऑब्लिगेशन टू रीपे दिस मनी टू बैंक। और क्रेडिटर तो आपकी लायबिलिटी होती है। इनकम रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड इज योर इनकम, कैपिटल इज कैपिटल। क्लियर है बेटा? चलो भाई थर्ड पे आ जाते हैं जल्दी से। थर्ड क्या कहते हैं, क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू एंड एक्सपेंस। ये तो मजेदार क्वेश्चन है, ये तो आसान आसान होने चाहिए। प्रॉब्लम कहाँ आती है, यहाँ पे अक्रूड इंटरेस्ट। मैं हाईलाइट करता हूँ इसको, रुको। ये थोड़े से गद्दे होते हैं, एकदम से नहीं स्ट्राइक करते दिमाग में। उसके अलावा कहाँ आता है, कई लोगों को शायद गुडविल में भी आया हो सकता है। इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, ये क्या होता है भैया? हाँ समझते हैं जरा, अभी नई चीज आ गई। आउटस्टैंडिंग, एडवांस, ये सारे ना कंफ्यूज करते हो, खासकर ये चार है ना, ये चार तो पक्का करते हैं, मेरे को भी करते थे अपने टाइम पे, और मैं हर साल पढ़ाता हूँ बच्चों को, हर साल वो इसमें डिफिकल्टी फेस करते हैं। कौन से चार थे? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस और अक्रूड इनकम। ये चार चीज तो करती ही करती है कंफ्यूज। उसके अलावा भी कुछ चीजें हो सकता है कंफ्यूज कर रही हो, लेकिन ये चार तो करती ही करती है। ठीक है, ओके। तो जो मैंने हाईलाइट करे हैं, इसके अलावा अगर किसी को कोई डाउट आ रहा हो तो हैंड रेस कर लेना, अगर कि ये चीज सर ऐसा क्यों, एसेट में, एक्सपेंस में, लायबिलिटी, इनकम या कैपिटल में। ठीक है, अगर किसी को डाउट आ रहा तो प्लीज हैंड रेस कर लेना। ये चीजें तो मैं डिस्कस कर ही लेता हूँ। अक्रूड इनकम, अक्रूड इनकम का मतलब क्या है, इनकम ड्यू हो गई है लेकिन मिली नहीं है, तो मेरे लिए क्या होगा वो, एसेट, बिकॉज आई हैव अ राइट टू रिसीव दिस मनी। ठीक है, मैं दोबारा से डिस्कस कर रहा हूँ, हालांकि कर चुका हूँ सारी चीजें डिस्कस, बट स्टिल क्योंकि ये कई बार बच्चों को कंफ्यूज करती है। तो ये हो गया क्लियर कि एसेट क्यों है। अच्छा, गुडविल आपका इंटेंजिबल एसेट होता है, दिखता नहीं है लेकिन है ना एसेट, और ये मार्केट में बेच भी सकते हो। आज की डेट पे अगर मान लो हल्दीराम अपना नाम बेचना चाहे, भाई बिजनेस में और एसेट्स होंगे वो तो बेच ही सकता है, लेकिन अगर नाम बेचना चाहे और कोई हल्दीराम के नाम से बिजनेस करना चाहे तो कर सकता है। तो ये इसको क्या कहते हैं, गुडविल, ये भी बिक सकती है। तो ये हमारे लिए क्या है, एसेट है। जैसे हम बाकी सारी चीजें ओन करते हैं, ऐसे ये भी हम ओन करते हैं। ठीक है, हाँ ये चीज दिख नहीं रही है, दिस इज द ओनली डिफरेंस, इसलिए कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हैं। आगे, कैरेज इनवर्ड और कैरेज आउटवर्ड, कौन बताएगा मुझे कैरेज इनवर्ड कैरेज आउटवर्ड क्या होता है? लेट्स सी, रेज योर हैंड जल्दी से। हाँ बताओ निशांत, बता क्या होता है कैरेज इनवर्ड कैरेज आउटवर्ड, क्या होता है, क्या मतलब है इसका? जैसे कि कैरेज इनवर्ड, जब हमें बाहर से कुछ सामान मंगवाना होता है थोड़ा तो थोड़ा माइक कैरेज में, पास लेके बता, थोड़ी आवाज बीच में जा रही है। हाँ सर जैसे कैरेज इनवर्ड बाहर से, जैसे हमने कुछ सामान मंगवाया तो जो ओके, कैरेज वहां से आया तो वो कैरेज इनवर्ड हुआ, और अगर हमने किसी को डिलीवर करवाया कुछ सामान तो वो कैरेज आउटवर्ड हुआ।
नहीं, मुझे सेकंड वाला केस तो बिल्कुल समझ नहीं आया। अगर हमने डिलीवर कराया मतलब तू बिजनेस का एग्जांपल लेके बता ना। मान ले मेरा काम यही है फर्नीचर का, तो अब मुझे बता कि कैसे। अगर मैंने हाँ, जैसे मैंने किसी दूसरे पर्सन को भिजवाया सामान, तो उसमें जो कैरेज लगा वो बाहर भिजवाया कहाँ तो से कहाँ कैरेज भिजवाया, कहाँ से कहाँ भिजवाया? मैंने भेजा है मतलब किसी को। मेरी साइड से। हाँ, यस सर। ओके। तो किसी और को भेजा तो तो सीधा ये बोलना कैरेज। सेल करा, तो आसान भाषा में, सीधा सीधा भाषा में क्या हुआ? सेल किया, यही कहना चाह रही है। तो अगर मैंने सेल किया किसी को, तो उस पर अगर कोई कैरेज लग रहा है तो वो कौन सा कैरेज है बेटा? आउटवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, ओके। और आउटवर्ड कैरेज इनवर्ड किस पे लगेगा? परचेजेस पर। हाँ, या अब फिर आसान अगर भाषा मैं में समझ में आया ना। कुछ अरे वही 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 परचेज इस पे। मैंने अगर कुछ खरीदा, देखो भाई सिंपल सा है, ध्यान से सुनना सारी बात, मजेदार चीज है, सुनना बहुत। कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, ठीक है। कैरेज इनवर्ड का मतलब है, पहले तो कैरेज का मतलब क्या है? भाड़ा। कैरेज, कार्टेज और तीसरा क्या था? फ्रेट। बताए थे ना ये तीनों वर्ड्स? ये तो बता रखा, नहीं बता रखा? बताए थे ना ये तीन वर्ड्स? तीनों का मतलब क्या है? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। कैरेज, फ्रेट और कार्टेज, ये तीनों लिखवाए थे आपको मैंने, ठीक है। अब इनवर्ड और आउटवर्ड नया वर्ड आ गया। इसका क्या मतलब हुआ भाई? तो इनवर्ड का मतलब है जब माल हमारे पास आ रहा है, इन हो रहा है, उस समय अगर कोई कैरेज लगाए तो वो कैरेज इनवर्ड हो गया। और जिस समय माल हमारे पास से जा रहा है, आउट हो रहा है, उस समय कोई अगर कैरेज लगाए तो वो कैरेज आउटवर्ड हो गया, ठीक है। तो कैरेज इनवर्ड किस पे लगेगा? परचेज पे। और कैरेज आउटवर्ड किस पे लग रहा है? सेल पे। यानी परचेज करते वक्त अगर कोई भाड़ा दे रहे हो तो वो कैरेज इनवर्ड, और अगर सेल करते वक्त कोई भाड़ा दे रहे हो तो वो कैरेज आउटवर्ड। अब नॉर्मली बिजनेस में कैसे ऑपरेशन होते हैं वो समझते हैं। नॉर्मली जब भी आप कोई माल खरीदते हो तो भाड़ा आप पे करते हो। नॉर्मली खरीदते वक्त जो पार्टी खरीद रही है वो पे करती है। नॉर्मली ये होता है भाई। आप अगर, मैंने आपको एग्जांपल दिया, आप जाओगे, मेरे को टीवी चाहिए, शोरूम में जाते हो, टीवी देखते हो, हाँ, तो कहते हैं पसंद आ गया, कितने का? वो कहता है 12,000 का। कहता है मेरे को ऑनलाइन 10,000 का मिल रहा है। आजकल तो यही होता है, मुझे ऑनलाइन 10,000 का मिल रहा है, देख अमेजोन पे, ये देख तेरे सामने, यही सेम टीवी, सेम ब्रांड, सब कुछ यही है। वो बेचारा क्या करेगा दुकानदार। हाँ, पहले तो आप उसको कुछ बोलते थे, वो कहता था जाके भैया खरीद लो वहाँ से। आजकल तो खरीद सकते हो तुम। पहले तो लोकल मार्केट से कंपटीशन था उसका, अब तो ई कॉमर्स में तो ये बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। हम भी यही करते हैं, ऐसी बात नहीं है, मैं सबके लिए कह रहा हूँ। हम भी जाते तो हम भी ऐसे ही करते हैं, हमने भी किया था। हम गए थे कोई आई थिंक वॉशिंग मशीन लेने गए थे, तो हमने कहा कितने की है? उसने कहा इतने का। हमने फट से करके एक बार गूगल किया, देखा ज़रा कितने की मिल रही है। हमने कहा यार ये तो इतने की मिल रही है, तुम महंगी बता रहे हो। तो उसने फिर उससे हमने नेगोशिएट किया, उसने पैसे कम कर लिए। पर अल्टीमेटली हुआ क्या? लेट्स अज्यूम 12,000 की चीज़ थी, ठीक है, 12,000 का टीवी मिल रहा था, जो कि हमने नेगोशिएट करके 10,000 का लगवा लिया। बहुत बढ़िया। अब वो हमने उससे क्या कहा? घर भेज दियो, ये हमारा एड्रेस है, फलाना फलाना फलाना, घर पे भेज दियो। कहता भाई साहब ऐसा है, घर भेजने के 200 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे। आ रही है बात समझ में? घर भेजने के 200 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे। तो ऐसे केस में नॉर्मली किसको बियर करना होता है? ये जो भाड़ा होता है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, कौन बियर करता है? नॉर्मली जो खरीद रहा होता है वो बियर करता है। नॉर्मल ये है, नॉर्मली जो खरीद रहा होता है वो बियर करता है। आ रही है बात समझ में सबको? क्लियर? तो नॉर्मल सिचुएशन तो यही है बेटा, कि आप कैरेज जब भी हम बात कर रहे होंगे तो जो खरीद रहा होगा वही बियर कर रहा होगा, नॉर्मली होगा। यानी कैरेज इनवर्ड इज अ नॉर्मल थिंग। पर कैरेज आउटवर्ड कैसे है? यानी जो बेच रहा है वो बियर कर रहा है, सामने वाली पार्टी बियर नहीं कर रही, जो खरीद रही है उसको करना चाहिए ना नॉर्मली। तो मैंने अभी ये समझाया। तो फिर कैरेज आउटवर्ड क्यों आया पिक्चर में? अब जरा इसी सिचुएशन में मैं थोड़ी सी सिचुएशन को चेंज करता हूँ। जैसे उसने मुझसे कहा भाई साहब 200 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे। मैंने कहा ठीक है, मैं अमेजोन से मंगा लेता हूँ, वो तो नहीं ले रहे एक्स्ट्रा। हाँ, आई बात समझ में? ठीक है। वो कहता है यार तुम मेरे को निचोड़ लो अच्छे से, है ना, मतलब कोई मार्जिन छोड़ो ही मत मेरे पास, मतलब ये भाड़े के पैसे भी मैं ही बियर करूँ। तो मैं कहा तुम्हारी मर्जी है भैया, अगर करना है तो ठीक है, नहीं तो मैं मंगा लेता हूँ, वो तो एक्स्ट्रा नहीं ले रहे मेरे से डिलीवरी के पैसे, उनके तो उसी में इंक्लूडेड है। तो उसने कहा अच्छा ठीक है भाई, तू ले जा, इतना टाइम लगाया मेरा, तू लेके जा यार, तू लेके जा, कोई बात नहीं, मैं बियर कर लूंगा 200 रुपये। तो ऐसे केस में अब उसी ने बियर करे जो माल बेच रहा था, तो वो अपनी बुक्स में क्या दिखाएगा? इसको कैरेज आउटवर्ड। आई बात समझ में? क्लियर हुआ? तो नॉर्मली कैरेज इनवर्ड इज अ नॉर्मल थिंग। कैरेज इनवर्ड तो होता ही होता है हर बुक्स में, जो भी माल खरीद रहा होगा वो अपने बुक्स में कैरेज बुक कर रहा होगा परचेजेस के ऊपर। हाँ, कैरेज आउटवर्ड भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन कि आपके अरेंजमेंट सामने वाली पार्टी के साथ कैसे। पर दोनों ही है तो खर्चे हमारे लिए। अब कई बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या सोचते हैं कैरेज इनवर्ड खर्चा, कैरेज आउटवर्ड इनकम है। इनकम नहीं है भैया, है तो दोनों ही खर्चे, दोनों ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस ही है, दोनों आप ही बियर कर रहे हो। समझ आ रही है मेरी बात? तो कैरेज इनवर्ड तो वैसे भी करते ही करते, कैरेज आउटवर्ड किसी किसी केस में हो सकता है आपके अरेंजमेंट के हिसाब से आप बियर करो, पर दोनों हमारे लिए खर्चे ही हैं।
ठीक है, इसीलिए स्पेशली मैं इस चीज पे फोकस करना चाह रहा था, कैरेज इनवर्ड कैरेज आउटवर्ड दोनों ही खर्चे। क्लियर हो गया गाइस सबको? चले आगे। ओके, थोड़ा सा बेटा अपना अगर कैमराज ऑन कर सकते हो तो कर लेना, थोड़ा सा बेटर हो जाएगा। ओके, एडवांस इनकम ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। क्या था एडवांस इनकम वाला? कि हमें पैसे एडवांस में मिल गए हैं। अगर मेरे को इनकम होनी थी जो एडवांस में मिल गई, जो मिलनी चाहिए थी अगले साल, तो आज की डेट पे अगर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया तो मुझे तो वो वापस करने पड़ेंगे कि नहीं करने पड़ेंगे? तो यानी आई हैव अ राइट, सॉरी आई हैव अ ऑब्लिगेशन टू रीपे दिस मनी एट प्रेजेंट, आज की डेट। हाँ, आगे जाकर अगर नहीं हुआ कुछ कैंसिल और सब कुछ ठीक रहा तो आगे जाके एडजस्ट कर लेंगे, पर आज की डेट पे तो मेरे लिए लाइबिलिटी है, आई हैव एन ऑब्लिगेशन टू रीपे दिस मनी। ठीक है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है बेटा? यानी कि कोई एक्सपेंस ड्यू हो गया लेकिन पे नहीं किया अभी तक, आई हैव एन ऑब्लिगेशन टू पे दिस मनी एट प्रेजेंट, तो ये भी क्या हो गया मेरे लिए? लाइबिलिटी। समझ में आई मेरी बात? क्लियर है सबको? कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो मैं आपके साथ दोबारा से डिस्कस कर रहा था। आता था तो अच्छी बात है, नहीं आता था तो अब आ जाना चाहिए। अगर अभी भी किसी को डाउट है तो रेज योर हैंड, और नहीं है तो प्लीज गिव मी अ थम्स अप। अगर ये थर्ड क्वेश्चन में सारी चीजें क्लियर है तो गिव मी अ थम्स अप, मैं आगे बढ़ूं उसी हिसाब से। ओके, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। चलो फोर्थ पे आ गए भाई। ये छोटी छोटी चीजें मैं डिस्कस अभी इसलिए डिटेल में कर रहा हूँ क्योंकि अगर अभी नहीं करोगे तो फिर फंस जाओगे आगे जा करके। हाँ जी, परिका या परीक्षा, आप में से एक को मैंने किसी को कहा था फोन पे बात करने के लिए, आई थिंक परिका आपसे कहा था शायद। परिका, आर यू देयर? यस सर। हाँ बेटा, तूने मैसेज किया था, मैंने उसके बाद तेरे को लिखा था कि क्लास के बाद करना, लेकिन वो रह गया। तो प्लीज आज मेरे को क्लास के बाद कर सकती है अभी कुछ अगर अर्जेंट नहीं हो तो? यस सर। हाँ तो मुझे कर लियो बेटा, एकदम से याद आया मुझे तो मैंने इसीलिए दोबारा से बोला। ठीक है, तो आज क्लास के बाद अपने आप कॉल कर लेना बेटा। चलो आगे चलते हैं बेटा, फोर्थ पे देखते हैं। फोर्थ वाले में इसमें क्या करना था? On which side will the increase in the following accounts be recorded? Also state the nature of account. क्या क्वेश्चन ने बोला है कि नेचर ऑफ अकाउंट फ्रॉम विच परस्पेक्टिव, ट्रेडिशनल या क्या बोलते हैं दूसरा, मॉडर्न? क्वेश्चन ने बोला है कि नेचर ऑफ अकाउंट किसके एंगल से बताओ, ट्रेडिशनल या मॉडर्न? नहीं बोला तो फिर जिस मर्जी से तुम्हें आसान लगता है वो बता दो। अदरवाइज क्वेश्चन अगर मेंशन कर देता ऑल्सो स्टेट द नेचर ऑफ अकाउंट फ्रॉम ट्रेडिशनल परस्पेक्टिव या ट्रेडिशनल मेथड, समझ में आ रहा है मेरी बात? तो फिर हमें वही फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, तो अब इसमें आपने मॉडर्न अप्रोच फॉलो किया है तो उसके हिसाब से देख लेते हैं। फर्नीचर एसेट है, बिल्कुल ठीक है। मोहन प्रोप्राइटर है, ओके, तो ओनर यानी कैपिटल हो गया। और सैलरी एक्सपेंस, परचेज एक्सपेंस, सेल्स रेवेन्यू, इंटरेस्ट पेड एक्सपेंस। सोहन क्रेडिटर लाइबिलिटी, राम डेटर एसेट। बहुत बढ़िया बेटा, अब इसके हिसाब से आई होप कि आपने आंसर क्रेडिट डेबिट सही लिखा होगा, चेक कर दो बेटा यहाँ पे। चलो आगे। ओके, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 5, ऑन विच साइड विल द इंक्रीज इन द फॉलोइंग अकाउंट्स बी रिकॉर्डेड और स्टेट नेचर ऑफ अकाउंट्स? अगेन सिमिलर चीज है, कैश आपका एसेट है, बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी है, आउटस्टैंडिंग सैलरी लाइबिलिटी, हाँ क्या लिखा है? पेड लिखा है, क्या लिखा है? आउटस्टैंडिंग सैलरी पेड, ओके। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या आपके लिए? लाइबिलिटी है, और पे करा है तो अभी आगे डिस्कस करता हूँ क्या होगा। आउटस्टैंडिंग रेंट, सॉरी प्रीपेड इंश्योरेंस क्या है? एसेट है। आउटस्टैंडिंग रेंट लाइबिलिटी है, और मोहन जो प्रोप्राइटर है वो कैपिटल है, बिल्कुल ठीक है यहाँ तक। अब कैश अगर कम हो रहा है, सब में क्वेश्चन ने क्या पूछा? ऑन विच साइड विल डिक्रीज बी रिकॉर्डेड? अगर कैश कम हो रहा है तो क्या होगा? क्रेडिट होगा। बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी अगर कम हो रही है तो डेबिट होगी। आउटस्टैंडिंग सैलरी लाइबिलिटी अगर कम हो रही है तो क्या होगा? डेबिट होगा। अभी ऊपर भी करा सेम तरीके से यहाँ भी है। यहाँ इन्होंने पेड वर्ड लिख दिया है, अदरवाइज नहीं भी लिखा होता तो भी हमें ऊपर क्वेश्चन ने दे ही रखा है कि आउटस्टैंडिंग सैलरी अगर कम हो रही है तो बताना है, डिक्रीज में बताना है ना सब केसेस में। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी हमारे लिए क्या है? लाइबिलिटी, अगर कम होगी तो क्या होगा? डेबिट होगा। ठीक है, ओके आगे चलते हैं। आउटस्टैंडिंग रेंट लाइबिलिटी है, सॉरी एक रह गया बीच में, प्रीपेड इंश्योरेंस एसेट है, कम होगा तो, एसेट कम होता है तो क्रेडिट, लाइबिलिटी कम होती है तो डेबिट, कैपिटल कम होता है तो डेबिट। हालांकि कैपिटल की जगह नाम क्या आ जाएगा उसका? ड्रॉइंग्स। ठीक है, जब डेबिट हो जाएगा तो क्या नाम आ जाएगा? मुझे इसमें डाउट था हाँ बेटा पूछो। कि ये मतलब जैसे मैंने इसलिए पेंसिल से लिखा था कि हमेशा कैपिटल हम क्रेडिट करते हैं, तो हम यहाँ पे डेबिट लिखेंगे कि नहीं, आपने सही लिखा है, आंसर आपको डेबिट ही लिखना पड़ेगा। आप यहाँ पे कैपिटल ऑब्लिक ड्राइंग्स लिख सकते हो, होगा तो डेबिट ही ना। ठीक है, आप यहाँ पे साथ में कैपिटल ऑब्लिक ड्राइंग लिख सकते हो कि भैया टीचर क्या एक्सपेक्ट कर रहा था मुझे नहीं पता, कैपिटल एक्सपेक्ट कर रहा था या ड्राइंग एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि दोनों ही वर्ड हमारे यूज होते हैं। ठीक है, हाँ जब डेबिट करते हैं तो ड्राइंग करते हैं, क्रेडिट करते हैं तो कैपिटल करते हैं, इसलिए मैंने दोनों लिखे। ठीक है, क्लियर? हाँ सस्लीम पूछो बेटा, आपका क्या डाउट है? सर बट ड्राइंग्स का जो नेचर ऑफ अकाउंट है वो तो एसेट हो गया ना? हाँ, नेचर ऑफ अकाउंट एसेट है, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। तो अगर मैं उसके एंगल से चलूंगा तो आप रूल उसके हिसाब से लगाओगे। अगर ड्राइंग है, जैसे यहाँ इस केस में क्या बोल रहा है?
मोहन प्रोप्राइटर ऑफ द बिजनेस, उसका अकाउंट कम हो रहा है। वैसे एक्चुअली यहाँ पे उसने जितना लिमिटेड लिखा है तो मुझे उसी एंगल से पढ़ना है। अगर मैं पढ़ूँ तो मोहन का जो अकाउंट होगा वो वैसे तो बेसिक अकाउंट तो कैपिटल ही चल रहा है, वो अगर कम होगा तो क्या होगा, डेबिट होगा। तो जितना स्निग्धा ने पहले लिखा था वो ठीक है, लेकिन मेरा सिर्फ कहने का मतलब है कि अगर हमें डाउट आ रहा है कि मैं ड्राइंग वर्ड लिखूं साथ में तो हम लिख सकते हैं। अगर ड्राइंग के हिसाब से सोचते तो क्या होता सस्टीन कि अगर हमारे ड्राइंग अकाउंट है, अगर ओनर ने और विड्रॉ कर लिया तो ड्राइंग बढ़ रही है ना, तो हमारा एसेट बढ़ रहा है। तो रूल Yes, तो वही sir. होता, आंसर सेम आता बेटा, डेबिट ही आता। Okay, sir. ठीक है, चलें आगे। Yes. ओके 6 Yes, देखते हैं, थोड़ा सा जल्दी जल्दी करते हैं क्योंकि अभी मेरे को लेजर कराना है आपको। इंक्रीज इन रेवेन्यू क्या पूछा है, वेदर एन अकाउंट विल बी डेबिटेड और क्रेडिटेड। ये तो सिंपल सा, इंक्रीज इन रेवेन्यू बढ़ रहा है तो क्रेडिट होगा, डिक्रीज इन एक्सपेंस, एक्सपेंस कम हो रहा है तो क्रेडिट होगा। ड्राइंग्स आपका एसेट होता है, क्या पूछा है इसने, अच्छा सिर्फ ये पूछा डेबिट क्रेडिट, अच्छा ड्राइंग्स तो वैसे ही डेबिट होता है। ओके, फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस तो क्रेडिट होगा, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा यहाँ पे। ठीक है, क्लियर हो गया गाइस, समझ में आया। चलें आगे 7th पे आ जाते हैं। हाँ जी, बहुत बढ़िया, अच्छा काफ़ी अच्छा आपने बेटा नीट एंड क्लीन करा है काम स्निग्धा, बहुत बढ़िया। सब लोग ऐसे किया करो, पर इसका एक हेडिंग डाल दिया करो। इसमें कोई हेडिंग नहीं है यहाँ पे, देखो जरा बुक में हेडिंग दी है इलस्ट्रेशन में, स्निग्धा चेक करो, या सीधा ऐसे ही बस टेबल बना दिया है। हाँ, एक है एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शंस। एग्जैक्टली देखो, कभी भी कोई चीज़ आप बनाते हो तो उसका हेडिंग ज़रूर होगा बेटा। अगर कोई भी टेबल या कोई फॉर्मेट की फॉर्म में होगा ना, जैसे जर्नल बनाते हैं तो जर्नल लिखते हैं, ऐसे अभी आगे जाके लेजर बनाएंगे तो लेजर लिखेंगे, ऐसे यहाँ पे जब हम ये टेबल्स ही बना रहे हैं तो हेडिंग क्या आएगी, एनालिसिस ऑफ, क्या लिखा बेटा बोलो, ट्रांजैक्शंस। एनालिसिस ऑफ ट्रांजेक्शन्स। तो सब लोग ध्यान रखना बेटा इस चीज़ का, ठीक है। हाँ जी गाइस, मैं आपको एक बार थोड़ा सा जल्दी कराऊंगा तो इसलिए प्लीज़ एक बार आप चेक कर लो, अगर कहीं डाउट है तो मेरे से पूछना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपके स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, एक बार अपने अपने आंसर चेक करो जल्दी से। अगर किसी ट्रांजेक्शन में डाउट है तो मेरे साथ डिस्कस करना, फिर मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। थोड़ा सा जल्दी चलेंगे क्योंकि लेजर में टाइम लगेगा नहीं तो। और अगर ओके है तो मेरे को थम्स अप कर दो बेटा, मैं आगे चलता हूँ। हाँ निशाद बताओ बेटा। ट्रांजैक्शन 4। कहाँ से आवाज आई, अरे तो परीक्षा की आ गई। पहले निशाद से पूछ लेते हैं। हाँ निशाद बताओ, आपने हैंड रेस किया हुआ था। सर जो फोर्थ ट्रांजैक्शन है फोर्थ उसमें ट्रांजैक्शन, ओके, क्या लिखा है, पेड टू हिज क्रेडिटर अंशुल। तो कौन कौन से दो अकाउंट अफेक्ट होंगे, अंशुल को हम पे कर रहे हैं तो कैश और अंशुल, और कैश रियल है, अंशुल पर्सनल है, ठीक है। और कैश आपका डेबिट हो जाएगा सर और क्रेडिट होना चाहिए ना, हाँ उल्टा कर दिया बेटा, उल्टा कर दिया, ये उल्टा हो गया बेटा, ये उल्टा कर दिया आपने। स्निग्धा कहाँ गए स्निग्धा, कैश गोज आउट तो क्या होगा बेटा, क्रेडिट होगा, और अंशुल रिसीवर है तो क्रेडिट होगा बेटा। हाँ एक सेकेंड, क्या हो रहा है, पेड टू हिज क्रेडिटर, तो हमारे पास से पैसे जा रहे हैं, अंशुल डेबिट होगा ना। हाँ और सर फिफ्थ में भी वही, फिफ्थ में क्या किया है, पेड सैलरी, हाँ सैलरी डेबिट। हाँ बेटा, यहाँ भी कैश क्रेडिट होगा, कैश बाहर जा रहा है तो क्रेडिट होता है, और एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं। अब गलती पता क्यों हुई, मैं एक सेकंड रुको स्निग्धा, अभी गलती क्यों हुई है पता है, तू बता सकती है खुद की गलती क्यों हुई है। पहले लिख दिया था, पता है सारे लोग ध्यान से देखेंगे क्यों गलती हुई, क्योंकि स्निग्धा के दिमाग में जो अकाउंट आया उसने वो उसका नाम पहले लिखा, उसे थोड़ी ना सपना आ रहा था कि कैश डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, समझ आ रही है। जैसे फोर्थ वाले पॉइंट में उसके दिमाग में कैश पहले आया था, उसने कैश पहले लिखा, अंशुल बाद में, अंशुल बाद में लिखा, लेकिन उसके बाद आगे डेबिट और क्रेडिट में जैसे जैसे चल रहा था उसने फ्लो में लिख दिया। अब यार ये क्या बात हुई भाई, हम एग्जाम में अगर करेंगे तो ये तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अभी पहले से पहले सोचना पड़ेगा कि डेबिट कौन सा है क्रेडिट कौन सा है। तो इसमें दो तरीके होते हैं बेटा, या तो जैसे मैंने अभी किया वैसे कर दो, यानी कि आपने अगर नाम लिखा हुआ है, ध्यान देना गाइस, तो अगर आपने नाम लिखा हुआ है तो उस नाम का कहाँ पे जाना है, डेबिट में या क्रेडिट में, उसके हिसाब से लिखो, ठीक है। अब इसमें प्रॉब्लम कहाँ आएगा, इसमें प्रॉब्लम आएगा, हम नॉर्मली आगे जाकर के जर्नल में क्या करते हैं, जो डेबिट होता है उसको ऊपर दिखाते हैं, जो क्रेडिट होता है उसको नीचे दिखाते हैं, यही करते हैं ना। तो ये चीज अभी यहाँ फॉलो नहीं हो पाएगी। हालांकि टीचर को इस चीज को लेकर के कंसर्न अभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये अगला स्टेप आता है जर्नल में,
ठीक है, यहाँ तो हम एनालिसिस कर रहे हैं। अब बुक वालों ने तो जानबूझ के, बुक में देखोगे तो ऐसा सिचुएशन नहीं मिलेगा कि क्रेडिट वाला अकाउंट पहले लिखा है डेबिट वाला बाद में, क्योंकि उन्हें तो पता है, उन्होंने लिखे ही इसी तरीके से, ठीक है। अदरवाइज जब आप आंसर बना रहे हो तो ये प्रॉब्लम आ सकता है। अगर मैं आपका टीचर होऊंगा तो मैं, अगर आपने ऐसे करा है कि कैश लिखा, रियल लिखा, उसके बाद 2000 क्रेडिट में और अंशुल लिखा, पर्सनल लिखा, 2000 डेबिट में, मैं आपको पूरे मार्क्स दूंगा, क्योंकि आपके दिमाग में नहीं आएगा उस समय कि क्या करना चाहिए, है ना, कि डेबिट वाला कौन सा, क्रेडिट वाला कौन सा। लेकिन ये चीज चेक कर लेना टीचर आपकी अलाउ कर रही है या नहीं। अगर नहीं कर रही तो फिर आपका काम डबल हो जाएगा भैया, आपको पहले रफ में अलग से देखना पड़ेगा करके। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है, या आपने माइंड में प्रोसेस करके सोचना पड़ेगा डेबिट वाला कौन सा, क्रेडिट वाला कौन सा। क्लियर? चले आगे। हाँ जी, और कोई बॉय प्रॉब्लम? निशात, और कोई डाउट बेटा? ये दोनों कर दिए मैंने। यहाँ रेंट पेड में भी सेम प्रॉब्लम है, वाले यहाँ भी सेम प्रॉब्लम है बेटा। चलो और बताओ। लास्ट ट्रांजैक्शन इंटरेस्ट रिसीव्ड होगा, ये रहा, ये ठीक है बेटा, कैश डेबिट होगा और इंटरेस्ट रिसीव क्रेडिट होगा, ठीक है। क्लियर हुआ गाइस सबको? चलें आगे। ओके, यहीं तक दिया था। अब इसके बाद नई चीज सीखनी है, टी शेप अकाउंट क्या होता है। टी शेप अकाउंट, तो जरा टी शेप अकाउंट बनाते हैं, देखते हैं जरा टी शेप अकाउंट क्या होता है। मैंने ऑलरेडी एक फॉर्मेट बना रखा है, आई होप थोड़ा सा टाइम बच जाएगा उससे, और जल्दी जल्दी करेंगे। अरे बाप रे, गंदा सा फॉर्मेट बना हुआ, बट ठीक है, काम चलाते हैं। हाँ जी, दिस इज कॉल्ड टी शेप अकाउंट। गाइस ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, और नई चीज़ समझा रहा हूँ, पूरा फोकस होना चाहिए, नहीं तो समझ नहीं आएगा बेटा, ठीक है। देखो अभी हमने क्या किया, परीक्षा बेटा हमारे पास, आप हैंड रेस कर लो और आप मेरे साथ आज डिस्कशन में आ जाओ, आपके साथ डिस्कशन करते हैं। परीक्षा अकाउंटिंग प्रोसेस याद करो, पहले कराया था मैंने। अकाउंटिंग प्रोसेस क्या होता है? सबसे पहले क्या करते हैं, फिर क्या करते हैं, फिर क्या करते हैं, फिर क्या करते हैं? Accounting process of recording, recording, classifying and summarizing transactions and events in terms of money. ये तो मुझे अकाउंटिंग की डेफिनेशन बता रही है। अकाउंटिंग प्रोसेस, उसमें स्टेप्स क्या क्या होते हैं? आइडेंटिफिकेशन, मनी मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग, राइट, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन। एक रह गया बीच का, कम्युनिकेशन। इंटरप्रिटेशन के बाद एक कम्युनिकेशन भी तो होता है। हाँ गाइस जरा ध्यान से सुनेंगे। तो ये जो शुरू के दो होते थे, वो तो मैंने आपको बोला था प्रैक्टिकली तो ये तो हम काउंट ही नहीं करते, है ना। तो प्रैक्टिकली हम अगर बात करें तो पहला जो आइडेंटिफिकेशन और मेजरमेंट है वो तो हम फट से ऐसे ही कर लेते हैं ना, उसको तो स्टेप को काउंट ही नहीं करते, तो वो तो हमें पता चल ही जाता है ऐसे ही। हमारा मेन रोल कहाँ से शुरू होता है? अकाउंटिंग हम मेन कहाँ से शुरू करते हैं? थर्ड स्टेप जो आपने बोला क्या होता है? रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग किस में कर रहे थे बेटा? जर्नल में। गाइस बहुत ध्यान से देखेंगे। अरे यार रजिस्टर कहाँ गया मेरा? अब मेरे पास रजिस्टर की कमी हो जाती है यहाँ पे, आजकल जरूरत नहीं पड़ती ना, मैं रजिस्टर रखता नहीं। गाइस मान लेते हैं एक रजिस्टर ये है और एक और रजिस्टर अज्यूम कर लो ये है, तो मेरे पास एक ही है इस समय फिलहाल। मान लेते हैं ये भी रजिस्टर है, ये भी रजिस्टर है, ठीक है। लेट्स अज्यूम मेरे पास दो रजिस्टर है। ये रजिस्टर है जर्नल, ध्यान से देखना सारे लोग, ये रजिस्टर है जर्नल, यानी कि इसके अंदर सारे पेजेस पे वही फॉर्मेट होगा जो जर्नल का फॉर्मेट था। डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट, क्रेडिट, हर पेज पे, हर पन्ने पे वही होगा। क्लियर हो गया? समझ में आगे मेरी बात? और इसके आगे मैं यहाँ पे नाम लिख दूंगा जर्नल, दिस इज जर्नल। क्लियर है सबको? चलो आगे। तो एक रजिस्टर हो गया जिसका नाम मैंने दे दिया जर्नल। अब आ गया एक और रजिस्टर, इसको भी अज्यूम कर लो रजिस्टर है, ठीक है। तो एक और रजिस्टर आ गया जिसका नाम मैंने दे दिया लेजर, ठीक है। क्या नाम दिया? लेजर। आपके स्क्रीन पे दिख रहा हूँ। अरे अच्छा, मैं स्क्रीन थोड़ी सी आपको ये एक बार शेयरिंग स्टॉप कर देता हूँ क्योंकि थोड़ा सा दिक्कत करेगा, नहीं तो समझ नहीं आएगा। सॉरी, हाँ मैं दोबारा से बताता हूँ क्योंकि आप मेरी फोटो नहीं देख पाओगे ढंग से। अभी दिख रही है फोटो ढंग से? तो एक रजिस्टर है ये जिसका मैंने नाम दिया जर्नल। मैं इसके ऊपर यहाँ पे लिखूंगा जर्नल, जैसे आप रजिस्टर के ऊपर लिखते हो ना इंग्लिश अकाउंट्स ऐसे, तो मान लो मैंने इसके ऊपर लिख दिया जर्नल। और इसमें सारे पेजेस पे वही फॉर्मेट होगा, जितने भी पेजेस हैं सब पे वही फॉर्मेट होगा जो जर्नल का फॉर्मेट हमने सीखा है। तो हम इसमें क्या करते हैं? रिकॉर्डिंग। पहला स्टेप करते हैं हम इस रजिस्टर में एंट्री करते हैं, जर्नल एंट्री बोलते हैं उसको। जर्नल एंट्री आपने सीख ली है, उसको स्टेप को क्या कहते हैं? रिकॉर्डिंग। हमने इसमें रिकॉर्ड कर दिया। फिर एक और रजिस्टर उठाया मैंने, इसका नाम दिया मैंने लेजर, और इसके अंदर सारे फॉर्मेट कैसे होंगे अभी दिखाऊंगा। उसका फॉर्मेट डिफरेंट है, लेजर का फॉर्मेट डिफरेंट होगा, ठीक है। तो यानी कि हमारे पास अलग अलग रजिस्टर है।
जर्नल अलग रजिस्टर हो गया, लेजर अलग रजिस्टर, सिंपल सी चीज, ऐसे दिमाग में माइंड में रखो। सबसे पहला काम क्या करते हैं, जर्नल एंट्री करते हैं, यानी जर्नल के रजिस्टर में हम एंट्री करते हैं, उसको बोलते हैं जर्नल एंट्री। क्लियर हो गया, वो आप ऑलरेडी सीख चुके हो। अब सेकंड स्टेप क्या है, उस एंट्री को हम पोस्ट करते हैं कहाँ पे, लेजर में। जो दूसरा रजिस्टर है उस एंट्री को हम पोस्ट करेंगे इस लेजर। वो कैसे पोस्ट करेंगे अब वो सीखेंगे। क्लियर, तो मैं आपके साथ जरा स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, तो माइंड में ये क्लियर रखना बेटा कि एक तरह से जर्नल और लेजर क्या है, ये दो अलग अलग रजिस्टर है। ठीक है गाइस, एक सेकेंड, बहुत शोर कर रहा है यार, हो गया। हाँ जी, तो जर्नल और लेजर एक तरह से माइंड में रखो कि क्या है, ये दो अलग अलग रजिस्टर है। अब हम लेजर समझते हैं क्या है, मैंने आपके साथ स्क्रीन शेयर करी हुई है बेटा। ठीक है, तो लेजर आपका रजिस्टर का नाम हो गया। अब उस लेजर के अंदर अलग अलग अकाउंट्स बनते हैं बेटा। ठीक है, अब उस लेजर के अंदर क्या बनेंगे, अलग अलग अकाउंट्स। जितने भी आपने जर्नल एंट्री में नाम बोले, जैसे पहली एक जर्नल एंट्री में बोल रहा हूँ कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, इसके अंदर कितने अकाउंट आए, तो कैश और कैपिटल, कैश अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, दो अकाउंट के नाम आए, तो उन दोनों का अलग अलग अकाउंट खुलेगा इस लेजर के अंदर। ठीक है, यानी जितनी भी एंट्रीज में आप जो भी नाम बोल रहे थे ना, हर एक नाम का एक अलग अकाउंट होगा, पर एक ही होगा, डुप्लीकेट मत कर देना। मान लो आपने पहले एंट्री करी कैश टू कैपिटल, तो दो अकाउंट कौन कौन से हुए, कैश और कैपिटल। सेकेंड एंट्री करी बैंक टू कैपिटल, तो फिर से दोबारा कैपिटल नहीं खुलेगा, बैंक तो अलग खुलेगा लेकिन कैपिटल दोबारा नहीं खुलेगा, कैपिटल तो खोल चुके ना एक अकाउंट। ठीक है, तो एक अकाउंट एक पर्टिकुलर बंदे का एक ही अकाउंट होगा। फॉर एग्जांपल मैं एक आपको और एग्जांपल देता हूँ, वापस आते हैं अपने स्कूल, चलते हैं ना यार, वापस से कैंटीन में चलते हैं। हाँ, इमेजिन करो पैटी, बर्गर, हाँ, चाउमीन, पिज्जा, है ना। हाँ, तो होता क्या था, जब आप लोग जाते थे कुछ भी खा के आते थे और पैसे दे के नहीं आते थे, है ना, तो भाई साहब अपनी बुक्स में एंट्री करते थे, रिकॉर्ड करते थे अपने रजिस्टर में। अब उन्होंने क्या कर रखा था, उन्होंने अकाउंट ऐसे तो नहीं बना रखा था, इतना टेक्निकल काम तो करते नहीं थे वो, तो वो क्या करते थे, हर किसी बंदे का नाम अलग से रिकॉर्ड कर लेते थे। निशात का नाम अलग, परीक्षा का अलग, भव्या का अलग, हाँ, सबके नाम वो अलग से लिख लेते थे, और जो बंदा आता था उसी नाम के आगे वो प्लस करते चले जाते थे, और पैसे देता था तो माइनस कर देते थे। वो आसान तरीके से कर रहे होते थे इस तरह से, है ना। क्लियर, यानी हर बंदे का एक अलग अकाउंट था, एक तरह से वहां अकाउंट की शेप में नहीं था लेकिन अलग रिकॉर्ड था। आ रही है बात समझ में। अब अगर मान लो परीक्षा दोबारा गई कुछ खाने के लिए, तो ये तो ना एक और परीक्षा के नाम से नीचे एक और एंट्री मार देंगे, एक और परीक्षा लिख दिया, नहीं, ऐसे तो बहुत सारे हो जाएंगे, समझ ही नहीं आएगा परीक्षा की एंट्री कहाँ कहाँ हो रही है। तो जो परीक्षा ऊपर लिखा हुआ उसी में प्लस करेंगे ना। हाँ, अगर परीक्षा दो है, परीक्षा आपका पूरा नाम क्या है बेटा, अग्रवाल, परीक्षा अग्रवाल, तो एक परीक्षा अग्रवाल है और एक परीक्षा गुप्ता है, लेट्स अज्यूम। ठीक है, तो ऐसे केस में फिर वो दो अलग अलग अकाउंट खोलेंगे, फिर ऐसे केस में दो अलग अलग। समझ में आ रही है मेरी बात, फिर उन दोनों का अकाउंट अलग अलग होगा। तो यहाँ भी सेम रूल है बेटा, लेजर में आपका हर एक अकाउंट अलग अलग खुल रहा होगा, जितने भी हमने नाम बोले उसका एक अकाउंट अलग होगा, डुप्लीकेट नहीं होगा। हाँ, लेकिन अगर नाम ही अलग है, जर्नल एंट्री में हम नाम ही डिफरेंट बोल रहे हैं अगर कोई, तो फिर उसका अलग से अकाउंट खुलेगा। समझ आई मेरी बात, क्लियर। तो एक सिंपल सा रूल समझ के चलो दिमाग में, जर्नल एंट्री में जितने अकाउंट के नाम आपने बोले उन सबका एक एक अकाउंट होगा, हर किसी आइटम का एक अकाउंट। क्लियर, ये चीज क्लियर हो गई दिमाग में। ठीक है, अब उसको कैसे हम एंट्री को यहाँ पोस्ट करेंगे ये सीखते हैं। पहले तो ये समझते हैं व्हाई इज इट कॉल्ड टी शेप। व्हाई इज इट कॉल्ड टी शेप, इट इज कॉल्ड टी शेप बिकॉज इट इज इन टी शेप। देखो ये मैंने टी बना दिया, देखो सिर्फ ब्लू वाली लाइन पे फोकस करो, क्या टी लग रहा है, कोशिश कर रहा हूँ मैं टी बनाने की। यस सर, टी लग रहा है ना, टी सा बन गया, सिर्फ ब्लू वाला जो मैंने हाईलाइट किया उस पोर्शन पे फोकस करो। तो ये इसको इसीलिए हम टी शेप अकाउंट बुलाते हैं। एक तरह से इस अकाउंट के दो पार्ट्स हैं, जहाँ मैंने बीच में लाइन करा है ना, बीच में हाईलाइट किया है, उसके एक लेफ्ट साइड वाला पार्ट है, उसके एक राइट साइड वाला पार्ट है। जो लेफ्ट साइड वाला पार्ट है उसको हम डेबिट कहते हैं, और जो राइट साइड वाला पार्ट है उसे हम क्रेडिट कहते हैं। ऊपर देखो मैंने लिखा हुआ है DRCR, लिखा है कि नहीं लिखा है, ग्रीन से हाईलाइट किया हुआ। तो जो लेफ्ट साइड वाला पार्ट है, देखो दोनों पार्ट आइडेंटिकल है, लेफ्ट साइड में भी वही कॉलम है और राइट साइड में भी वही कॉलम है। जो मैंने सेंटर में हाईलाइट किया है उसके दोनों साइड में सेम कॉलम्स है, डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट, और इधर भी वही है, डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट। ठीक है, तो एक तरह से एक अकाउंट के दो पार्ट्स होते हैं, एक पार्ट को बुलाते हैं डेबिट, एक पार्ट को बुलाते हैं क्रेडिट। और क्योंकि ये टी शेप में होता है इसीलिए इसको हम टी शेप अकाउंट भी कहते हैं। ठीक है, तो अगर कल को कुछ आ जाए टी शेप अकाउंट क्या है तो कंफ्यूज मत हो जाना, नॉर्मल अकाउंट टी शेप अकाउंट एक ही बात है। चल सकते हैं आगे।
यहाँ तक पहले मुझे बताओ किसी को